नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे रोटेशनल मोशन। तो जैसे सर्कुलर मोशन हम लोगों ने पढ़ा, उसे हम लोगों ने 3 भागों में पढ़ा था, वैसे ही रोटेशनल मोशन को भी अगर हम अपने माइंड में रखेंगे तो 3 अलग अलग पार्ट में रखेंगे। पहला पार्ट होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ज्यादातर क्वेश्चंस आपने देखा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ही पूछे जाते हैं। तो पहला पार्ट हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस वगैरह केसेस हैं वो हम लोग देखेंगे। दूसरे पार्ट में हम लोग काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स टाइप की जैसे चीजें होती हैं वो देखेंगे और कुछ केसेस देखेंगे। और तीसरे पार्ट में हम लोग रोलिंग मोशन देखेंगे। एक स्पेशल केस रहता है रोलिंग मोशन का, वो हमें यहाँ पर देखना है। तो हम लोग 3 भागों में ये पूरा टॉपिक पढ़ेंगे जो रोटेशनल मोशन है। तो पहला जो पार्ट है वो हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या इसको हम लोग कहते हैं रोटेशनल इनर्शिया। आई से हम लोग यहाँ पर डिनोट करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने इनर्शिया पढ़ा था, तो इनर्शिया में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई भी मास है, मतलब वो उसकी एक प्रॉपर्टी रहती है कि जो भी आप उसमें चेंज लाना चाहते हैं उसका वो अपोज करता है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी ही कहलाती है इनर्शिया। तो वैसे ही रोटेशनल मोशन का अपोज करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं रोटेशनल इनर्शिया, या फिर उसी को बोल दिया जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां पर हम लोग देखेंगे पहला पॉइंट, moment of inertia is the property of a body due to which it opposes any change in rotational motion। अब यहां पर ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड वाला और थर्ड वाला। जैसे ये जो, और ये फोर्थ वाला भी, तो सेकंड थर्ड फोर्थ में एक्चुअल में है क्या कि ये किसके इक्विवेलेंट है, किस पर डिपेंड करेगी और किस पर नहीं ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगा। तो वही यहां पर देखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास, और साथ में देखो क्या लिखा है, मतलब ऐसा नहीं कि मास पर ही डिपेंड करेगा, वो मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया उस बात पर भी डिपेंड करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे मान लिया आपने यहां पर ले लिया m मास, अब इस m मास की आपने रॉड बना ली, मतलब इसका ऐसा लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन आपने किया, तो अगर हम इसके एंड पॉइंट के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें या इसके सेंटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो आपको कुछ अलग मिलेगा। और यहीं पर अगर हमने इसका एक स्फीयर बना लिया तो उसका अगर हम सेम मास है, उतने ही मास का, अगर हम सेंटर के अबाउट या टेंजेंट के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे कुछ अलग ही मिलेगा आपको। यानी कि किस टाइप से आप डिस्ट्रीब्यूशन करें, यूनिफॉर्म कर रहे हैं कि नॉन यूनिफॉर्म कर रहे हैं, या किस शेप में आप लेकर जा रहे हैं, तो उस पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि वो मास पर डिपेंड करेगा। तो मास एंड टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डेंसिटी, साइज, शेप ऑफ बॉडी एज वेल एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। शेप और साइज तो आपको समझ में आ ही गया होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर भी डिपेंड करेगा। मतलब अगर उसी सेम रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट निकालोगे तो कुछ अलग आएगा, और अगर एंड के अबाउट निकालोगे तो कुछ अलग आएगा। यहां पर लाइन ड्रॉ कर लो, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे कुछ अलग हो जाएगा। यानी कि अगर आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल दी, चेंज कर दी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। ये एक टेंसर क्वांटिटी है, हालांकि आपके यहाँ टेंसर क्वांटिटी नहीं दिया गया है, तो हम लोग जैसे नॉर्मली जहां पर टेंसर होता है उसको स्केलर लिख दिया जाता है, तो हम स्केलर ही उसको कह देंगे यहाँ पर जो है, लेकिन एक्चुअल में ये एक टेंसर क्वांटिटी होती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। एसआई यूनिट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, इसका फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, जो बेसिक फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर होता है। तो m का मतलब किलोग्राम, r का मतलब मीटर स्क्वायर, और उसी के बेसिस पर डायमेंशन निकाल लेंगे ml स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड, यहां पर क्या है, डज नॉट डिपेंड ऑन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। इन चीजों पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड नहीं करेगा। मतलब ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एंड के अबाउट देखें तो ये आगे हम लोग देखेंगे वो होगा ml स्क्वायर बाई 3। अब ये रॉड रोटेट करे ना करे, इस पर कोई टॉर्क आप अप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड के अबाउट होगा वो क्या होगा, ml स्क्वायर बाई 3 ही रहेगा। रोल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सेम इन रोटेशनल मोशन एज दैट ऑफ मास इन लीनियर मोशन। जैसे आप काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, तो अगर हम रोटेशन में लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी तो जहां p है उसकी जगह पर आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, l स्क्वायर, और जहां मास है उसकी जगह क्या आ जाएगा, i। मतलब जहां मास है वहां पर i आ जाएगा। जैसे अगर आप हाफ mv स्क्वायर लिखते हैं, हाफ mv स्क्वायर, तो जब रोटेशन में लिखेंगे तो जहां मास है वहां क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वेलोसिटी हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। मतलब जो रोल मास का है वही यहां पर रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल रहेगा, ठीक।
नेक्स्ट ये 3 टाइप के पॉइंट हैं, पॉइंट मास, डिस्क्रीट सिस्टम एंड कंटिन्यूअस। तो देखो हम लोगों के लेवल में ये कंटिन्यूअस वाला केस जो है वो है नहीं। ये जो भी होता है डेरिवेशन वगैरह जो होते हैं वो हम लोगों को करने नहीं रहते हैं, जस्ट उन्हें याद करना पड़ता है। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन है, मान लिया उसने डिस्क का क्वेश्चन दे दिया या स्फीयर का क्वेश्चन दे दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका आपको चाहिए, तो क्या हम बैठ के डेरिवेशन थोड़े करेंगे? उसका डेरिवेशन तो बहुत बड़ा होगा, एक पेज में आएगा डेरिवेशन, अगर आप वहां पर बैठ के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं स्फीयर का, तो आप क्या करते हैं, उसको लिख दिया जाता है, सिलेबस में मेंशन होता है कि आपको उसे याद करना पड़ेगा। तो हम लोग एक बार देख लेंगे क्या होता है, बट उससे हमें कोई मतलब है नहीं, ज्यादातर केसेस में यही यूज होना है। पॉइंट मास के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका फॉर्मूला रहेगा mr²। ठीक, ये फॉर्मूला रहेगा I = mr²। अगर डिस्क्रीट सिस्टम है, जैसे सेंटर ऑफ मास में बताया था कि बहुत सारे मास है यहाँ पर m1 m2 m3 m4 ऐसे, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग लिखेंगे वो हम लिखेंगे m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस एंड सो ऑन। एंड अगर हम इस चीज को लिखना चाहें शॉर्ट में तो हम लिख सकते हैं सिग्मा mr²। सिग्मा का मतलब डिस्क्रीट सिस्टम जो भी रहता है उसका एडिशन के लिए यूज करते हैं ना ये, तो सिग्मा mr² भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जैसे ये कोई बॉडी है जिसमें पूरे में मास है, तो हमने एक छोटा सा यहाँ पर एलिमेंट कंसीडर कर लिया जो डीएम यहाँ पर दिखाया गया, और ये जो डीएम है इसके लिए अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो DI क्या हो जाएगा mr², मतलब डीएम इंटू r²। तो जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो इसी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ऐसे ही एक एलिमेंट का निकाला और फिर उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा dm इंटू आर, या r² इंटू डीएम लिख देते हैं। ये देखने में तो आसान लगता है बट होता नहीं है, कैलकुलेशन काफी ज्यादा होता है इसमें। तो r² इंटू डीएम, तो बस ऐसे एक बार बता दिया गया, बाकी मेन तो हम लोगों का इधर से केसेस रहेंगे, नोट करेंगे इसे। यहाँ पर एक बात पर ही हमें बस ध्यान देना रहता है, जैसे हम लोग जब सेंटर ऑफ मास निकालते हैं तो वहां पर हम लोग कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करते हैं कि कोऑर्डिनेट्स इसके क्या हैं। वैसे ही यहाँ पर आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होंगे। आप देखो सब में आर कैसा दिखाया गया, परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये जो आर आता है ये एक्चुअल में क्या है, आप एक लाइन लिखना चाहें कहीं साइड में लिख लो कि जो r है ये क्या है, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, किसी भी केस में, जैसे अगर एक मास है तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर यहाँ 3 दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, 10 दिख रहे हैं, तो सबकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालनी पड़ेगी, और वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर रखेंगे, रैंडमली कोई भी डिस्टेंस आप नहीं रख सकते। नीचे एक पॉइंट लिखा गया, फार्दर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, लार्जर विल बी इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तो बात यहीं से क्लियर है कि जैसे वही सेम मास है, सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बट आपने इस मास को यहां से उठाकर यहां रख दिया तो डिस्टेंस तो बढ़ गई ना, तो अगर r बढ़ जाएगा तो mr² की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी ज्यादा डिस्टेंस पर आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जैसे ये m1 m2 m3 है, नजदीक ले आएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, और दूर ले जाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन फार्दर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब जितनी दूर वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब जिनसे मिलकर वो सिस्टम या बॉडी बनी है, जितनी दूर होंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उतना ही ज्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा निकलकर, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, आगे हम लोग कॉन्सेप्ट में यूज करेंगे। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ जायरेशन। जायरेट टर्म एक होता है जिसका मतलब होता है किसी चीज को तेजी से घुमाना, तो वहीं से ये टर्म लिया गया है रेडियस ऑफ जायरेशन। इस बार जो नीट में क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, वो रेडियस ऑफ जायरेशन का ही था। इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन द स्क्वायर ऑफ विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ द बॉडी देन इट गिव्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी अबाउट द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब यहां पर यह कहा गया कि जैसे ये एक बॉडी है, इसका मास यहां पर दे दिया गया m,
अब उसने कहा कि इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उसी को आगे दिखाया गया, इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से आप एक पॉइंट चूज करो यहां पर, और वो इतनी डिस्टेंस पर आप चूज करो कि अगर आप ये मान लो कि यहां पर ही सारा मास है, मतलब ये पॉइंट मास हो गया, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर है वही यहां पर आना चाहिए अगर हम m के स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि इसके स्क्वायर को अगर हम m से मल्टीप्लाई करें तो m के स्क्वायर आएगा, तो वो m के स्क्वायर अगर इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर है तो इस k को हम क्या नाम देंगे, रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, तो ये जो k है ये एक्चुअल में क्या है, अभी आपको आगे जब बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। इसके हिसाब से यहां पर क्या हो जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये सेंटर ऑफ मास हो। जैसे ये चीज आप ध्यान देना कि यहां पर जैसे हमने कहा कि इस पूरे मास को यहां पर मान लिया कंसंट्रेट है, तो ऐसा नहीं कि ये सेंटर ऑफ मास ही होगा, सेंटर ऑफ मास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। बस आपको ये ध्यान देना है कि वो डिस्टेंस ऐसी डिस्टेंस हो कि उसके स्क्वायर को जब आप मास से मल्टीप्लाई करो तो वो किसके बराबर हो जाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के बराबर। तो यहां से अगर आप के देखेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट आई डिवाइडेड बाई एम, नोट कर लेंगे। यहां पर आई क्या है पता, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, मास ऑफ बॉडी हो गया एम, और के क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ बॉडी अबाउट सेम गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब जिसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें उसी के अबाउट वो रेडियस ऑफ जायरेशन आपको मिलेगा। यहां से आपको देखने से पता चल रहा है कि के एम पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में के एम पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि यहां पर जो आई लिखोगे वो भी तो एम आर स्क्वायर के फॉर्म में होगा, तो m तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो m पर k डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करेगा। देखो यहां पर सबसे पहले हम लोग इसे समझ लेते हैं कि जैसे मान लिया यहां पर एक बॉडी है जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और एक पार्टिकल का मास m है, स्मॉल m। अगर इस पूरी बॉडी का मास m हो तो हम क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू nm, ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक पार्टिकल का मास m, टोटल इसमें कितने हैं n, तो n पार्टिकल का मास n इंटू एम, जो कि हो जाएगा इसका टोटल मास। अब अगर हम यहां पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें टोटल, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा m r1 स्क्वायर, मतलब पार्टिकल जैसे कोई बॉडी है तो उसके जो पार्टिकल है वो तो हम एक जैसे मास के इमेजिन कर सकते हैं, बट डिस्टेंसेस तो सब अलग अलग होंगी, यहाँ की कुछ अलग होगी तो यहाँ की कुछ अलग डिस्टेंस होगी, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, m r1 स्क्वायर प्लस m r2 स्क्वायर प्लस m r3, या ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। जितने पार्टिकल हैं उतने टर्म लिख लो, जैसे 10 पार्टिकल है 10 टर्म लिखते हैं, n पार्टिकल है तो n टर्म्स तक ऐसे लिखेंगे। ये जो I है इसको हम क्या लिख सकते हैं, m k स्क्वायर, अभी पीछे जैसे रेडियस ऑफ जायरेशन बताया गया, ये m कॉमन लिया हमने, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर एन प्लस एन, ठीक है। ये जो कैपिटल एम है उसको हम लिख सकते हैं n इंटू एम, के स्क्वायर इज इक्वल टू m यहां से आप देखो ये स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन एंड डिवाइडेड बाई, और ये k जो है इसको हम बोलते हैं आरएमएस डिस्टेंस, आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर, तो रूट मीन स्क्वायर जैसे लिखा जाता है, ठीक है, तो वो जो लिखा जाता है उसी का शॉर्ट फॉर्म है कि पहले आप स्क्वायर करो चीजों का, तो जैसे r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर किया हमने, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर r3 स्क्वायर, फिर मीन उसका निकालो, मीन का मतलब एवरेज, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, सबको ऐड करके डिवाइडेड बाई जितने नंबर है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, मीन निकालेंगे तो हो जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई n, और फिर उसके ऊपर क्या लगा दो, रूट, तो यही तो आ जाएगा ना। तो ये जो मैथमेटिकल टर्म होता है उसी का ये शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव। जैसे हम लोग आगे भी पढ़ते हैं कि जो अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग वोल्टेज पढ़ते हैं उसमें भी हम लोग ये टर्म यूज करते हैं, इफेक्टिव आरएमएस वोल्टेज आरएमएस करंट, तो उसका मतलब इफेक्टिव होता है कि हो तो कुछ और रहा है लेकिन जो हमें मिल रहा है, जो प्रभावी है वहां पर इफेक्टिव है, वो कुछ अलग है, तो वो जितना मिलता है वो इस फॉर्मेट में मिलता है। तो वही चीज यहाँ पर रेडियस ऑफ जायरेशन के लिए भी है
दिस इज द RMS डिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द बॉडी फ्रॉम द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। नोट कर लेंगे, नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट जो ये रेडियस ऑफ जायरेशन है, ये किस पर डिपेंड करेगा और किस पर नहीं। तो जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है वैसे इसके लिए बस एक डिफरेंस यहां पर आपको दिखेगा। रेडियस ऑफ जायरेशन डिपेंड्स अपॉन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन और मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करेगा, मास पर नहीं। जैसे आप देखो इसमें कहीं मास आ रहा है, नहीं आ रहा, तो मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन मास पर नहीं। रेडियस ऑफ जायरेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ बॉडी एंड एंगुलर क्वांटिटीज। मतलब ये भी एंगुलर क्वांटिटी यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क वगैरह, उन पर ये डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। देखो जैसे शांत रहो, ये भी पढ़ना है और अगला वाला भी पढ़ना है। हाँ हो गया बस। जो थ्योरम्स हैं, बिना थ्योरम्स को पढ़े हुए हम लोग आगे की चीजों को प्रॉपर वे में नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये है, ठीक है, मतलब हमें ये पढ़ना है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम दोनों ही पढ़ने हैं और दोनों का यूज भी, एप्लीकेशन भी हम लोगों को देखना है। तो जैसे ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता क्या है कि हम इसे क्यों पढ़ते हैं। जैसे मान लिया कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे सपोज के लिए एक रॉड है। अब इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लिया इसके अबाउट तो हमने डेराइव कर लिया। ठीक है, ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका यूज करके वही इंटीग्रेशन वाले मेथड का इसको हमने डेराइव कर लिया। लेकिन अब बहुत सारी एक्सिस हो सकती हैं, हमें एंड के अबाउट भी चाहिए, हमें इसके अबाउट भी चाहिए यहाँ पर, या हमें इसके अबाउट, तो तमाम सारी ऐसे तो बहुत सारी एक्सिस हम बना सकते हैं। तो अगर इस तरीके से बहुत सारी ये एक्सेस हैं, तो इनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो बार बार हम लोग डेराइव ही करते रहेंगे, तब तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन के लिए ये थ्योरम बनाई गई, और इस थ्योरम से हमें किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, अगर हमें उस बॉडी का उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, साथ में दोनों एक्सिस कैसे होनी चाहिए, पैरेलल। यानी कि जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको चाहिए, ठीक है, अगर उसके पैरेलल सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो आप इसे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यहां पर ए जो है वो इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पर ये कैसे आप निकालेंगे, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, I इज इक्वल टू ICM, मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड प्लस MA स्क्वायर। नोट कर लेंगे। ऊपर यहां पर लिख भी दिया गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी गिवन एक्सिस, और देखो ए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ICM देखो क्या लिखा गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू गिवन एक्सिस। मतलब सेंटर ऑफ मास से पास हो एक कंडीशन, और साथ में जो एक्सिस दी गई है उस एक्सिस के वो से पैरेलल भी होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशंस वहां पर फुलफिल होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। नीचे पॉइंट लिखा गया है, दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू अ बॉडी ऑफ एनी शेप। मतलब ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, किसी भी टाइप का बॉडी है उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दूसरी जो थ्योरम है परपेंडिकुलर, वो आप सब पर अप्लाई नहीं कर सकते। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है वो सिर्फ लैमिना टाइप की जो बॉडी है, यानी कि जो प्लेन सीट जैसी बॉडी है, उन पर सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप एक डिस्क पे अप्लाई करना चाहें तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा, लेकिन अगर आप स्फीयर पर अप्लाई करने की कोशिश कर दिए तो आपको गलत रिजल्ट मिलेगा, सिलेंडर पर नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि वो कैसी बॉडीज हैं, 3 डायमेंशनल बॉडीज हैं। तो हमें सिर्फ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो अप्लाई करना है वो सिर्फ लैमिना टाइप की बॉडीज पर अप्लाई करना रहेगा। इट स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो वो तो बहुत आसान है आसान ये भी, बट इसमें थोड़ा सा हमें एक चीज ध्यान रखनी है। इट स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेनर बॉडी, यानी कि लैमिना, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू sum of its moments of inertia about two perpendicular axis concurrent with perpendicular axis and, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, lying in the plane of the body। मतलब तीनों एक्सिस होंगी तो परपेंडिकुलर, इसीलिए उसका नाम रखा गया थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। लेकिन कंडीशन क्या है, जिसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लिया इस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर ले रहे हैं, तो ये क्या है, IZ,
और ये दोनों देखो x और y, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो Ix, और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो Iy। अब आपको अप्लाई कैसे थ्योरम करना है, आप यहां पर Ix बराबर Iy प्लस Iz लिखेंगे, या Iz प्लस Ix बराबर Iy लिखेंगे, या Ix प्लस Iy इक्वल टू Iz लिखेंगे। ये आपको यहां पर समझना है। तो उसने कहा कि जिनका सम लिखना है वो बॉडी के प्लेन में होना चाहिए, लाइंग इन द प्लेन ऑफ बॉडी, यानी कि यहां पर x और y इस बॉडी के प्लेन में दिखाई। ये ऐसे है ना, ये कोई बहुत सॉलिड बॉडी उस तरह से नहीं है, 3 डायमेंशनल, ये कैसा है, लैमिना है, ठीक है, प्लेट टाइप की बॉडी ऐसे, ठीक है, प्लेट टाइप की बॉडी। तो जो दो एक्सिस हैं, जैसे यहां पर इधर मान लिया y एक्सिस है और इधर मान लिया x एक्सिस है, तो ये जो x एक्सिस और ये जो y एक्सिस है, ये दोनों इस बॉडी के प्लेन में हो गए ना, और जो तीसरी एक्सिस है वो परपेंडिकुलर हो गई ऐसे z। तो जो प्लेन में एक्सिस हैं उनका सम जो उसके परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके बराबर रहेगा। मतलब यहां पर क्या रहेगा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं I z इज इक्वल टू Ix प्लस Iy। यहां भी लिख देते हैं ऐसे करके, मस्ट बी इन द प्लेन ऑफ बॉडी। मस्ट बी इन द प्लेन ऑफ बॉडी, बॉडी के प्लेन में ये होना चाहिए। तो फिर यहां पर ये भी लिख सकते हैं, फिर अगर ऐसा है तो आप लिख सकते हैं आल्सो Ix इज इक्वल टू, अगर लिखना चाहे, मान लिया आपको ऐसे थ्योरम अप्लाई किया लेकिन उसने Iz और Iy दे रखा है, Ix आपको नहीं पता है, Ix पूछ लिया उसने, तो आप क्या लिखेंगे, Ix इज इक्वल टू Iz माइनस Iy। लेकिन ये आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपने थ्योरम को सही तरीके से लिखा हो, ठीक है, अदरवाइज गलत रिजल्ट आ जाएगा। तो थ्योरम में बस एक ही चीज ध्यान रखनी कि तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर होंगी, वो तो 100% क्लियर है। जिनका सम लिखना है वो बॉडी के प्लेन में होनी चाहिए बस, और उसका सम तीसरी वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके बराबर हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट यहाँ पर है, ये क्यों इस तरीके से कैसे निकलता है उसको यहाँ से समझ सकते हैं हम लोग। जैसे ये जो बॉडी दी गई है, तो मान लेते हैं यहां पर एक हमने मास ले लिया, इमेजिन कर लिया, जैसे सपोज के लिए एक छोटा सा मास पार्ट यहां पर पार्टिकल है जिसको हमने कह दिया dm। तो ये x एक्सिस और y एक्सिस यहां पर इस बॉडी के प्लेन में, तो अगर हम यहां से इसको मिलाएंगे तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये किसके पैरेलल, x एक्सिस के है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, x। और जो जैसे ऐसे होता है ना, यहां पर ये अगर पार्टिकल यहां पर है तो अगर हम ऐसे मिलाते हैं तो ये यहां पर अगर मिलेगा तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो x होगी और जो ये वाली डिस्टेंस है वो y होगी। अगर इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये, मतलब अगर हम x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ओरिजिन से वहां तक की डिस्टेंस को हम x बोलते हैं। तो हमने y पर यहां पर ड्रॉ किया तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी ना पैरेलल, तो ये x हो जाएगा। और ऐसे ही अगर हम यहां से x एक्सिस पर ड्रॉ करें परपेंडिकुलर, जैसे यहां से अगर हम x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y, यानी कि ये हो जाएगा y, ठीक है। तो अब अगर हम यहां पर ये वाली डिस्टेंस हमने मान ली r, कि सेंटर से जो डायरेक्ट डिस्टेंस है वो r है, तो ये y है तो ये भी y हो जाएगा। तो आप यहां पर इसमें राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये 90 डिग्री होगा, तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर हम पहले लिख लें तो हम उसे dm से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, dm इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू dm इंटू एक्स स्क्वायर प्लस dm इंटू वाई स्क्वायर। अब जैसे ये जो dm इंटू आर स्क्वायर है, इसकी अगर हम बात करें तो ये z एक्सिस है, इस z एक्सिस से r डिस्टेंस पर ये पार्टिकल रखा गया, ठीक है, z एक्सिस से r डिस्टेंस पर dm है, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा Iz, वो क्या होगा, dm इंटू आर स्क्वायर, वही mr स्क्वायर। तो dm और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर क्या है, r, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से ये ऐसे हम दिखा रहे हैं ना, यहाँ पर समझो क्योंकि वो थोड़ा सा 2 डायमेंशन में, तो ऐसे यहाँ पर dm रखा हुआ है, तो ये dm इंटू आर स्क्वायर Iz हो जाएगा।
इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका मतलब इसे हम लिखेंगे आई जेड, अगर हम इंटीग्रेट करेंगे इसे आई जेड, ठीक है। देन यहां पर डीएम एक्स स्क्वायर जो है, इसको क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, आई एक्स, नहीं ये होगा आई वाई। यही तुम्हें यहां पर समझना था कि जब आप यहां पर एक्स एक्सिस के अबाउट निकालेंगे या वाई एक्सिस के अबाउट, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सही होती है ना। तो अगर आप यहां पर आई वाई लिखेंगे, तो आई वाई जब आप लिखोगे तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको इंटीग्रेट करोगे, तो ये डीएम होगा, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या दिख रही, एक्स दिख रही ना, यानी कि डीएम इंटू एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, डी आई वाई बनेगा, जिसको इंटीग्रेट करके हम आई वाई लिख सकते हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन होगा, अगर एक लाइन यहां पर लिखते हैं डी आई जेड, यहां पर हो जाएगा ये डी आई वाई, तो ये हो जाएगा डी आई एक्स। अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दें तो क्या आ जाएगा, आई जेड इज इक्वल टू आई वाई प्लस, वही आ गया ना, जो प्लेन में है उसके उनका जो सम होगा वो आई जेड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो बताया गया बस उतना आपको याद रखना है, वो एक बार समझना था बस, जिससे कि क्लियर हो जाए। दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू बॉडीज विच आर प्लेनर। दिस मीन्स द थ्योरम अप्लाइज टू फ्लैट बॉडीज whose thickness is very small compared to their other dimensions such as length, width और radius। तो सिर्फ थिन यानी कि लैमिना वाली बॉडी पर आप इसे अप्लाई करेंगे।